जय हिंद। आज हम NCERT विज्ञान का प्रश्न उत्तर करेंगे। विज्ञान कक्षा 9 के लिए पाठ्य पुस्तक अध्याय 9 चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण। प्रश्न संख्या 1, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। उत्तर होगा, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र है F=G m1m2/r²। यह ऐसो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला है, आप इसे याद रखिएगा। दूरी r का वर्ग के विपरीत अनुपात है। यदि r को आधा कर दे यानी r' बराबर r/2 तो नया बल इस प्रकार से आएगा। F' बराबर G m1m2/r²। r के जगह पर r/2 हो गया, तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आएगा F' बराबर 4F, अर्थात बल 4 गुना बढ़ जाएगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न है, सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती। उत्तर होगा, वजन फोर्स और द्रव्यमान मास दोनों अलग चीज़ें हैं। गुरुत्वीय आकर्षण F बराबर mg से किसी वस्तु का भार बढ़ेगा यदि उसका द्रव्यमान बड़ा हो, पर त्वरण A = बल बटा द्रव्यमान। यहाँ पर देखिएगा, बल F हो गया, द्रव्यमान m हो गया। बल F बराबर mg होता है और द्रव्यमान m है यानी g हो गया, त्वरण g हो गया। इसलिए दोनों वस्तुओं का त्वरण g समान होता है। हवा का प्रभाव न माना जाए तब, अतः भारी और हल्की वस्तुएं समान त्वरण से गिरती हैं जब हवा का प्रभाव न माना जाए। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न है, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी 1 किलोग्राम की वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या होगा। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम है, जबकि त्रिज्या 6.4 × 10⁻6 मीटर है। तो गुरुत्वीय बल F बराबर G m जो अर्थ का है और स्मॉल m बटा r²। दी गई प्रणालियाँ G बराबर 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम x² है। यहाँ पर m जो पृथ्वी है उसका मास होगा 6 × 10⁻24 किलोग्राम, और जो वस्तु है उसका 1 किलोग्राम है, और r त्रिज्या हो गया 6.4 × 10⁻6 मीटर। तो गणना करने पर F का मान होगा 9.77 न्यूटन। यदि राशि लगभग 1 किलोग्राम वस्तु का भार 9.8 न्यूटन देती है, सही लगे तो G 9.8 मीटर पर सेकेंड x² होगा, और mg माने बल mg हो जाएगा 9.8 न्यूटन भी मिलता है। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न है, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं। क्या पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है वह बल उस बल से जिसके द्वारा चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है बड़ा है या छोटा है या बराबर है, बताइए क्यों। तो चौथे प्रश्न का यहाँ उत्तर होगा, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार दोनों बल बराबर और विपरीत दिशा में होते हैं, यानी पृथ्वी पर चंद्रमा का बल और चंद्रमा पर पृथ्वी का बल परिमाण में बराबर होते हैं, पर दिशा उल्टी होती है। बल का परिमाण समान पर ऋणात्मक दिशा विपरीत होता है। ठीक है, ऋणात्मक होता है यानी दिशा विपरीत होता है। प्रश्न संख्या 5, यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती। उत्तर होगा, वास्तव में करता है पर बहुत कम। दोनों एक दूसरे को समान बल से खींचते हैं। त्वरण A बराबर F/m।
चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में बहुत छोटा है, इसलिए चंद्रमा का त्वरण अपेक्षाकृत बड़ा होगा और यह पृथ्वी के चारों ओर गति करता दिखेगा। पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत बड़ा है, इसलिए उसी बल पर उसका त्वरण बहुत छोटा होता है। परिणाम, दोनों वस्तुएं आपस में केंद्र समनिर्देशक यानी कॉमन सेंटर ऑफ मास के चारों ओर घूमती हैं। पृथ्वी भी थोड़ी सी कंपन गति करती है पर बहुत कम। प्रश्न संख्या 6 प्रश्न है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि। पहला प्रश्न है, एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, तो यहाँ पर उत्तर होगा गुरुत्वाकर्षण F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बटा r(x1)। तो यदि m1 दोगुना हो जाए तो F दोगुना हो जाएगा। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2F। F बराबर, ठीक है, 2F हो जाएगा। F डैश बराबर 2F। यदि m1 दोगुना हो गया तो फोर्स भी दोगुना हो जाएगा। प्रश्न छठा का 2 वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी अथवा तीनगुनी कर दी जाए तब गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर उत्तर होगा, यदि r दोगुना करे तो F डैश बराबर F बटे 2x वाई यानी F बटा 4। यदि 3 गुना करे तो F डैश बराबर F बटे 3x वाई यानी F बटा 9 हो जाएगा। यानी दोगुना करेगा तो F बटा 4 हो जाएगा और तिगुना करेगा तो F बटा 9 हो जाएगा। नंबर 3 तीसरा प्रश्न है, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान दोगुने कर दिया जाए तब गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि दोनों m1 और m2 दोगुने हो तो F डैश बराबर 2m1 गुने 2m2 बटा r(x वाई) यानी 4 बटे दोगुने 2 दो दूनी 4 4m1 m2 बटा r(x वाई) 4f1 अर्थात बल 4 गुना होगा। प्रश्न संख्या 7 प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के क्या महत्व है। तो उत्तर होगा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के महत्व निम्नलिखित हैं। पहला, यह नियम सब प्रकार के द्रव्यमान वाली वस्तुओं पर लागू होता है, पृथ्वी, चंद्रमा, सूरज, ग्रह और छोटे कण तक। नंबर 2, गुरुत्वाकर्षण की गणना करने का सूत्र देता है F बराबर G m1 m2 बटा r(x वाई)। 3, खगोलीय गति, ग्रहों का परिक्रमा, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना समझने में मदद करता है। नंबर 4, यह न्यूटन के गति के नियमों के साथ जोड़कर आकाशीय घटनाओं की भविष्यवाणी करने में सहायक है। नंबर 5, विज्ञान और इंजीनियरिंग जैसे कि उदाहरण है उपग्रह हेतु प्रक्षेपण गति में आवश्यक आधार देता है। अब हम प्रश्न 8वें की ओर आ गए हैं। प्रश्न संख्या 8, मुक्त पतन का त्वरण क्या है। उत्तर होगा, जब कोई वस्तु केवल गुरुत्व के प्रभाव में हवा के प्रतिरोध को न मानकर गिरती है तो उसे मुक्त पतन कहते हैं। इसका त्वरण पृथ्वी पर लगभग g बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यह त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। प्रश्न संख्या 9, पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को हम क्या कहेंगे। उत्तर होगा, हम उसे उस वस्तु का भार यानी वेट कहते हैं, यानी पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल मानक रूप में W बराबर mg। प्रश्न संख्या 10, एक व्यक्ति ए अपने एक मित्र के निर्देश पर ध्रुवों पर कुछ ग्राम सोना खरीदता है। वह इस सोने को विषुवत वृत्त पर अपने मित्र को देता है। क्या उसका मित्र खरीदे हुए सोने के भार से संतुष्ट होगा, यदि नहीं तो क्यों। संकेत, ध्रुवों पर स्मॉल g का मान विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक है। उत्तर, यहाँ बात स्पष्ट करनी है। द्रव्यमान मास
बराबर रहता है, चाहे वह ध्रुव हो या विषुववृत्त। पर वजन माप जो स्प्रिंग बैलेंस पर दिखेगा पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर थोड़ा अलग होता है, क्योंकि जी स्थानीय गुरुत्व ध्रुवों पर थोड़ा बड़ा और विषुववृत्त इक्वेटर पर थोड़ा छोटा होता है। और विषुववृत्त पर पृथ्वी का भुजाकार होना तथा केंद्रापसारक बल का प्रभाव होता है। यदि ए ने स्प्रिंग बैलेंस जिससे वजन नापते हैं पर सोना तोला और उसी रीडिंग के आधार पर मित्र को सोना दिया, तो विषुववृत्त पर वही वस्तु थोड़ा कम वजन दिखेगी, अतः मित्र असंतुष्ट होगा। पर यदि खरीदी मास बैलेंस यानी स्टैंडर्ड मास के साथ तुलना करे से की गई तो द्रव्यमान हमेशा समान रहेगा और मित्र संतुष्ट होगा। निष्कर्ष, यदि खरीद फरोख्त स्प्रिंग बैलेंस पर हुई तो नहीं, पर समान द्रव्यमान के अनुसार हुआ तो हाँ। प्रश्न संख्या 11। एक कागज की शीट उसी प्रकार की शीट को मरोड़ कर बनाई गई गेंद से धीमी क्यों गिरती है? तो 11वें प्रश्न का यहाँ पर उत्तर होगा, कागज की शीट का हवा के साथ संपर्क क्षेत्र एरिया बहुत बड़ा होता है, इसलिए हवा द्वारा बड़ा प्रतिरोध एयर ड्रैग मिलता है और वह धीरे गिरती है। जब शीट को मरोड़कर गेंद जैसा बना देते हैं तो उसका आकार छोटा होता है और वायु प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है, अतः वह तेजी से गिरती है, यानी वायु प्रतिरोध का अंतर कारण है। ठीक है, तो वायु प्रतिरोध के कारण ही ऐसा हो पाता है। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 गुना है। एक 10 किलोग्राम की वस्तु का चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन में भार क्या होगा? उत्तर होगा, पृथ्वी पर भार वेट क्या होगा? mg, यानी 10 × 9.8 यानी 98 न्यूटन होगा पृथ्वी पर भार। जबकि चंद्रमा पर भार होगा W बराबर हाफ 1/6 W e, यानी पृथ्वी के भार का 1/6 यानी 98/6 हो जाएगा और 16.33 न्यूटन हो जाएगा चंद्रमा पर भार। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न है, एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है, परिकलन कीजिए। 1. अधिकतम ऊंचाई जहां तक कि गेंद पहुंचती है। तो यहाँ पर देखिएगा गति संबंधी सूत्र है Vx² = Ux² + 2gh, ये सूत्र है गति का, और समय तक पहुँचने के लिए T = U/g। तो अधिकतम ऊंचाई h बराबर अधिकतम ऊंचाई h बराबर Ux² / 2g। तो U हो गया 49 और बटा 2g हो गया 9.8। यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो 122.5 मीटर हो जाएगा अधिकतम ऊंचाई। दूसरा प्रश्न करता है कि पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय कितना होगा? तो यहाँ पर देखिएगा उत्तर होगा, ऊपर जाने में समय तो T UP अपर जाने के लिए समय होगा U/g यानी 49/9.8, तो यानी 5 सेकेंड हो जाएगा। कुल ऊर्ध्वगमन वापसी समय 2T यानी 2 गुना हो जाएगा, यानी 10 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक बार जाने में एक बार आने में तो 10 सेकेंड हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न है, 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले उसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। उत्तर होगा, शुरुआत की गति यानी U बराबर 0 होगा, ऊंचाई h बराबर 19.6 मीटर, g 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो फार्मूला है Vx² = Ux²
प्लस 2GH, ये हो गया फार्मूला, आप इसे याद कर लीजिएगा। तो यू है सके 0 है, 0 हो जाएगा, 2 का जगह पे 2, जी के मान 9.8 है, एच हाइट हो गया 19.6। तो यहाँ पर कैलकुलेट होगा तो गुना करेंगे तो होगा मान 384.16 और भी हो जाएगा अंडर रूट करके करेंगे तो 19.6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न है कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 40 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से फेंका गया है। जी 10 मीटर पर सेकेंड एक्सवार लेते हुए ग्राफ की सहायता से पत्थर द्वारा पहुंची अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। नेट विस्थापन तथा पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पर उत्तर है, गणना करेंगे कि जी का मान कितना है 10 मीटर पर सेकेंड एक्सवार जो दिया हुआ है, अधिकतम ऊंचाई h बराबर यू एक्सवार बटा 2g और इसका मान हो जाएगा 80 मीटर, 80 मीटर हो जाएगा। कुल समय ऊपर जाने का तो u बटा जी हो जाएगा और 40 बटा 10 करेंगे तो 4 सेकेंड आएगा। कुल उड़ान समय 8 सेकेंड होगा, वो एक बार ऊपर जाने में और एक बार नीचे आने में, 4 और 4 8 हो गया। नेट विस्थापन प्रारंभिक बिंदु पर लौटने के कारण तो 0 हो जाएगा विस्थापन। कुल दूरी ऊपर की दूरी प्लस नीचे की दूरी यानी 80 और 80 160 मीटर हो जाएगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन कीजिए। दिया है पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम, सूर्य का द्रव्यमान 2 × 10⁻30 किलोग्राम, दोनों के बीच औसत दूरी 1.5 × 10⁻11 मीटर है। तो सूत्र क्या हो गया, F बराबर G m1 m2 बटा आर एक्स वाई, ये हो गया फार्मूला। G का मान हो गया 6.67 × 10⁻11 10⁻−11 न्यूटन मीटर एक्सवार पर kg एक्सवार। जी का मान है 6.67 × 10⁻−11 न्यूटन मीटर एक्सवार पर kg एक्सवार। तो यहाँ पर देखिएगा F का मान कितना हो जाएगा 3.56 × 10⁻22 न्यूटन और लगभग 3.56 × 10⁻22 न्यूटन बहुत बड़ा बल है जो पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर कक्षीय गति में बनाए रखता है। प्रश्न संख्या 11। कोई पत्थर 100 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से गिराया गया और उसी समय कोई दूसरा पत्थर 25 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया। परिकलन कीजिए कि दोनों पत्थर कब और कहाँ मिलेंगे। उत्तर होगा पृथ्वी धरती पर जी का मान कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड एक्सवार ले और इसके बाद ऊंचाई की दिशा में यानी y माने नीचे से ऊपर, जमीन को y बराबर 0, मीनार की चोटी y बराबर 100 मीटर। ठीक है, ज़मीन में y का मान 0 और मीनार की चोटी पर y का मान 100 मीटर। तो पहला पत्थर ए की स्थिति y यानी 100 - 1/2 GT एक्सवार और दूसरा बी की स्थिति में YB बराबर 0 + 25T - 1/2 GT एक्सवार। इसके बाद है मिलने पर YA बराबर YB यानी 100 - 1/2 GT एक्सवार बराबर 25T - 1/2 GT एक्सवार और इसमें कैलकुलेट करेंगे तो T का मान 4 सेकेंड आएगा। स्थान Y बराबर YB बराबर 25 × 4 यानी -0.5 × 9.8 × 16 और इसका मान होगा 21.6 मीटर ज़मीन से। अतः वे 4 सेकेंड पर 21.6 मीटर की ऊंचाई पर मिलेंगे। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न है ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 6 सेकेंड पश्चात फेंकने वाले के पास लौट आती है। ज्ञात कीजिए ए यह किस वेग से ऊपर फेंकी गई।
तो यहाँ पर उत्तर देखिएगा, पूरा मामूली समय, ठीक है, समय कितना लगा 6 सेकेंड, ऊपर जाने का समय टी अप यानी 3 सेकेंड, ऊपर और नीचे बराबर समय लगेगा, 3 सेकेंड ऊपर और 3 सेकेंड नीचे आने में। तो ये प्रारंभिक वेग u बराबर जी टी अप, तो 9.8 गुने 3 यानी 29.4 मीटर पर सेकेंड प्रारंभिक वेग हुआ। प्रश्न बी, गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई, तो यहाँ पर बी का आंसर होगा अधिकतम ऊंचाई h बराबर यू एक्स वार बटे 2g, और यहाँ पर मान देखिएगा कैलकुलेट करेंगे तो 44.1 मीटर आएगा। प्रश्न संख्या सी, 4 सेकेंड पश्चात गेंद की स्थिति क्या होगा, तो यहाँ पर देखिएगा सी का मान 4 सेकेंड पर स्थिति समय 4 सेकेंड जो 3 सेकेंड से बड़ा है, अर्थात गेंद अब वापसी की ओर है। ऊंचाई y बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी एक्स वाई, ये हो गया ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिएगा यू हो गया 29.4, टी समय है 4 माइनस 1/2 यानी 0.5 हो जाएगा, जी का मान 9.8, समय है 4×4 = 16 हो जाएगा, और इसका कैलकुलेट करेंगे तो 29.2 मीटर ऊपर प्रारंभिक स्थान से होगा। नोट, अधिकतम ऊंचाई 44.1 मीटर है, पर 4 सेकेंड पर यह 29.2 मीटर पर है, यानी ऊपर से नीचे आते हुए किंचित नीचे पर है। प्रश्न संख्या 19, प्रश्न है, किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है। उत्तर होगा उत्प्लावन बल यानी बायोंट फोर्स। उत्प्लावन बल हमेशा ऊपर की दिशा में कार्य करता है। यह द्रव के द्वारा वस्तु पर लगाया गया वह बल है जो वस्तु को ऊपर की ओर धकेलता है और वजन के विपरीत दिशा में होता है। प्रश्न संख्या 20, प्रश्न है, पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ने पर यह पानी की सतह पर क्यों आ जाता है। तो यहाँ पर उत्तर होगा क्योंकि प्लास्टिक के गुटके का घनत्व पानी से कम होता है। पानी उसे ऊपर की ओर उतना उत्प्लावन बल देता है कि वह अपनी भार वेट से कम हो और वह तैर यानी फ्लोट कर सतह पर आ जाता है। सरल शब्दों में उत्प्लावन बल वजन से बड़ा है। वस्तु ऊपर उठकर सतह पर रहती है। प्रश्न संख्या 21, प्रश्न है, 50 ग्राम के किसी पदार्थ का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि पानी का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो पदार्थ तैरेगा या डूबेगा। उत्तर होगा पदार्थ का घनत्व बराबर द्रव्यमान गुने आयतन। तो है क्या पदार्थ का घनत्व बराबर द्रव्यमान गुने आयतन, ये आप याद रखिएगा। तो द्रव्यमान 50 ग्राम है और आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उत्तर होगा 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यह पानी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से अधिक है, अर्थात पदार्थ डूबेगा। प्रश्न संख्या 22, प्रश्न है आप लोगों के सामने, 500 ग्राम के एक मोहर बंद पैकेट का आयतन 350 सेंटीमीटर क्यूब है। पैकेट 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले पानी में तैरेगा या डूबेगा। इस पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना होगा। उत्तर होगा पैकेट का घनत्व 500 ग्राम बटा 350 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1.4286 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यह पानी से बड़ा है, यानी पानी का 1 होता है, जबकि पैकेट का 1.4286 है, यानी पैकेट डूबेगा। विस्थापित पानी का द्रव्यमान इज इक्वल टू पैकेट के आयतन गुने पानी का घनत्व, यानी 350 गुने 1 बराबर 350 ग्राम। नोट, यदि वस्तु पूरी तरह डूब जाती है तो विस्थापित पानी का द्रव्यमान उसका आयतन पर निर्भर होकर इतना होगा। चूँकि पैकेट का अपना वजन 500 ग्राम है, उत्प्लावन बल विस्थापित पानी का वजन
350 ग्राम ग्राम है यानी 3.43 न्यूटन होगा। यदि n में चाहे तो मल्टीप्लाई g, पर वह पैकेट का भार पूरी तरह संतुलित नहीं कर पाता, इसलिए वह डूबता है। इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।